आज 10th का साइंस आप लोगों को बताया जा रहा है, चैप्टर 1, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसका उदाहरण आप दैनिक जीवन में बहुत सारे देखते हो, सुनते हो। अब जैसे अब दूध समर में छोड़ दो, गर्मी के दिनों में अगर कुछ समय के लिए छोड़ दो तो वो अब जो है फट जाता है। अगर दूध में दही हल्का सा डाल दो तो भी देखो दही जम जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये तो हमारा जैसे सांस लेते हैं ये भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम डायरेक्ट जो है तुम्हारे सिलेबस पे जो है, अब रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये है A प्लस B C प्लस D। अब ये देखो, ये इधर बाईं तरफ जो है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये 1 भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और प्रोडक्ट, ये इसको बोलते हैं C और D को प्रोडक्ट। यह भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, वो हम आगे आपको बताएंगे किस केस में जो है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनता है, वो सारी बातें बताएंगे। एक आपकी एक्टिविटी है 1, आपके बुक का है एक्टिविटी 1। आपने बेटा मैग्नीशियम का तार देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। आप दीपावली के समय में फुलझड़ी जलाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसको जलाओ और जलने के बाद जो है वो राख उसका गिरता है। आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो वो जो आप जो देख रहे हो ना पटाखे में जो फुलझड़ी है, वो एक्चुअल में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी मैग्नीशियम का आप 9th क्लास में सिंबल जानते हो, Mg होता है। और इसको जलने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ये जो राख मिलता है हमको, ये पूछा भी जाता है इस तरह से, एक्टिविटी के तौर पर भी पूछा जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो राख जो हमने किसी बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं, ये राख जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तुम्हारे। ये जानना चाहिए कि अभिक्रिया जब भी होगी तो रिएक्टेंट होगा उसमें, और उसके फलस्वरूप हमें प्रतिफल जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं वो बनता है। अब इन कंडीशन में कुछ चेंज भी होता है। जैसे अब अभिक्रिया जब होगी तो चेंज ऑफ कलर हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। गैस के एवोल्यूशन हो सकता है, गैस बन सकती है। चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, यानी ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी रिलीज हो सकता है। ये इन सारी बातें हो सकती है रिएक्शन के दौरान, यानी अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, अब चलते हैं बेटे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। अच्छा, कभी कभी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दे दिया जाता है। जो हमारी बुक में जो मेथड है, उस मेथड से बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती है। आपको खास करके सिंपल रिएक्शन ही दिया जाता है। जैसे मान लो कि यही रिएक्शन था Mg और O2 दे दिया और ये MgO बना दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया। तो सिंपली आप ध्यान दो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित कर लो तो आपको रास्ता दिख जाएगा। ये एक ट्रिक है बेटा। मेथड तो तुम्हारी बुक में जो ये इसको करो वो करो, वो हम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अगर यहाँ हम 2 कर दें तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 कर देंगे, तो ये हमारा संतुलित हो गया। तुम्हारी बुक में एक उदाहरण है, थोड़ा ट्विस्टेड है, उस पर हम Fe प्लस H2O
ये बनाता है Fe3O4, Fe3O4 और हाइड्रोजन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें भी हम कोशिश करते हैं वही जो हमने कहा था कि जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करो। ऑक्सीजन कितना है? 4। ठीक है जी, 4 लगाए यहाँ पर ऑक्सीजन F। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 जा 8, यानी 8 हो गया। तो अगर यहाँ पर हम 4 कर दें तो ये देखो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। Fe कितना है? 3। ये 3। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कभी कभी आपको नाम के रूप में दिया जाता है, आपके बुक में है, आप उतना ही कर लें। जैसे यहाँ दे दिया आयरन प्लस वाटर, यहाँ दे दिया प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। एक चीज़ आप लोगों को एज ए होमवर्क थोड़ा पीछे जाना होगा, 9th क्लास में आप धन मूलक और ऋण मूलक के रूप में है, उसको याद कर लेना बेटा नाम। अगर केमिस्ट्री को थोड़ा आगे देखना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो पहले फॉर्मूला लिखने के लिए सीखो, जो 9th क्लास में सिखाया जाता है। वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन एक आध एग्जाम्पल से तुम्हें समझा देता हूँ। उसमें वैलेंसी होती है, दोनों की वैलेंसी, चाहे वह धन मूलक हो या ऋण मूलक। इंग्लिश में रेडिकल भी बोलते हैं, एनायन भी, केटायन भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें अब हमें फॉर्मूला किसी का आपको कहा जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम सबसे पहले लिख दो, उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड का Cl होता है। अब अगर वैलेंसी अभी तो देख, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्रॉस जाता है ये नीचे, ये इस तरह से, यानी ये हो जाएगा MgCl2। 1 नहीं लिखा जाता इसलिए MgCl2। तो इसको बेस में जरूर रखो, इसके बिना इसका काम नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों की वैलेंसी सेम हो, जैसे आप देखो जिंक ऑक्साइड, थोड़ा सा देखना सर इसको बेटे, देखो अब जिंक का जडन होता है, ये तो याद करना होगा, ये आपको समझाने की बात, आपको कुछ बातें याद करनी होगी। जिंक का जडन हो गया, ऑक्साइड O हो गया, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जब वैलेंसी सेम हो जाए तो ये ट्रांसफर नहीं होता है, यानी ये भी 2 ये भी 2, इसलिए कैंसिल। तो आप सीधे लिखेंगे इसको ZnO, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप थोड़ा 9th क्लास का बैकग्राउंड लेना, तब जो है थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये बैलेंस करने के लिए भी आप बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करके आप कर सकते हैं। ज़्यादा आप बुक की मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ सिर्फ आंसर सही होना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एक चीज आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें जो है हीट इवॉल्व होता है, उष्मा निकलती है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें उष्मा की जरूरत होती है। आपने घर में देखा होगा, अगर कभी याद करके देखना, चूना लेना, उसमें पानी डाल के देखना,
देखना उसमें से जो है थोड़ी देर के बाद बुलबुला शुरू हो जाती है और ऊष्मा जो है उससे निकलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी वैसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है, वैसी रिएक्शन a reaction in which heat is evolved एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी एक में ऊष्मा निकलती है, एक में ऊष्मा का शोषण होता है। तो आपने देखा कि चूने में पानी डालने के बाद उससे हीट निकलती है, तो वो हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में आप चाहे अल्कोहल ले लो या एसीटोन ले लो, हाथ पर रखो, देखो हाथ ठंडा आपको। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसे साइंस में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश ही याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि साइंस अगर जब आगे तुम लोगे तो टर्मिनोलॉजी सब इंग्लिश, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आसान होती है, हिंदी में दिक्कत होती है। अब जैसे एक्सोथर्मिक है, ये भूल सकते हो, ऊष्मा छेपी, लेकिन ये नहीं भूल सकते हो। अब देखो इंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, तो ये भी याद रखना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके। अब दोनों टर्मिनोलॉजी खास करके नाम जरूर इंग्लिश में भी याद रखा करो। अब जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो मेन तुम्हारी बुक में है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला है, बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखना, और उसका मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो।